Hi friends and dear students, this is Bhaskar from Eureka Tutorials। दोस्तों आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करना चाहता हूँ। वैसे तो कैजुअली होता ये है कि जब स्टूडेंट्स जूनियर क्लासेस में होते हैं, खासकर 5th, 6th, 7th में, तो स्टडीज़ को इतने प्रॉपरली प्रॉपर तरीके से या यूँ कहूँ कि सिंसियरली नहीं लेते। बट इसका डिसएडवांटेज आगे जाकर उनको बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। मतलब उनको इनके बारे में अवेयरनेस नहीं होती ज़्यादा कि एक्चुअली इसका होगा क्या। हम पढ़ तो रहे हैं, कंटेक्स्ट जो हमारा सिलेबस है वो पढ़ तो रहे हैं, बट उनको इसका बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता कि आगे इसका जाके कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा या आगे इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स होंगे जो दोबारा रिपीट होंगे, तो हमें उसको ध्यान में रखना है। इस बात को वो समझ नहीं पाते। तो आज मैं एक छोटा सा फंडा है मेरा, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि अगर हम बात करें साइंस के सब्जेक्ट्स की, खास करके मैथ्स साइंस की मैं बात करना चाह रहा हूँ। इसमें हम साइंस में बात करेंगे तीनों ही पेपर जो उसके हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो मैं आपको बताऊँ 7th क्लास का जो साइंस है, खास करके अगर हम फिजिक्स सेक्शन की बात करें तो वो 9th और 11th से मैच करता है। ऐसे ही अगर हम फिजिक्स सेक्टर की बात करें तो जो 8th का सिलेबस है वो कहीं ना कहीं 10th और 12th से मैच करता है। कुछ ऐसे भी चैप्टर्स हैं जो सक्सेसिव क्लासेस में भी कैरी होते हैं। 7th के कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो 8th में भी कैरी होते हैं। अगर हम मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जैसे एक्सपोनेंट एंड पावर का केस है, या फिर अगर हम समझ लें तो स्क्वायर रूट क्यूब रूट की बात कर सकते हैं हम। इसके अलावा फंडामेंटल ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात कर सकते हैं अगर मैथ्स में आए तो। इसके अलावा जो बिजनेस मैथमेटिक्स वाला जो एरिया कवर होता है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, देन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस तरह की चीज़ें जो होती है वो 7th से स्टार्ट होती है और कंपैरेटिवली जाकर 8th में भी कंटिन्यू करती है। अगर हम थोड़े से उसको अपग्रेड करें और बात करें क्लास 9th की, तो मैं क्लास 9th के साइंस को क्योट करना चाहूँगा। उसमें क्या है कि क्लास 9th के का फिजिक्स वाला जो सेक्शन है, अगर हम उसकी बात करें तो पहला चैप्टर स्टार्ट होता है मोशन से, देन आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, देन तीसरा चैप्टर है ग्रेविटेशन, जो कि उसमें सेकेंड हिस्सा जो है वो फ्लूइड डायनामिक्स से रिलेट होता है हमारा। थर्ड चैप्टर जो है वो हमारा है, फोर्थ चैप्टर जो है वो हमारा है वर्क एनर्जी पावर, और 5th चैप्टर जो है वो साउंड एंड वेव्स के बारे में है। और ये 4 के 4 या 5 के 5 चैप्टर्स जो हैं वो 11th में इससे ज़्यादा 9th क्लास के लेवल से ज़्यादा अपग्रेडेड लेवल पे और ज़्यादा एलेबोरेट होकर हमने 11th में दोबारा पढ़ने होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम 9th के उन कंटेक्स्ट को ध्यान में रखें तो कहीं ना कहीं हमारे लिए 20 to 30% अप्रॉक्स या 35% हम कह सकते हैं, वो हमारे 11th के सिलेबस को बूस्ट करेगा। इवन हमारा मोरल भी इतना हाई रहेगा कि अगर हम क्लास में हमारा टीचर या फिर यूँ हो जाता है किसी वजह से हमारा वो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, तो कहीं ना कहीं 9th का बेस जो है वो हमारे मोरल को हाई रखेगा और हमारे अंडरस्टैंडिंग को और बेटर बनाएगा। यही कंडीशन ऑलमोस्ट 10th में होती है। 10th क्लास की अगर मैं साइंस की बात करूं, खास करके फिजिक्स की, तो उसमें एक क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, मैग्नेटिज्म का चैप्टर है, लाइट का चैप्टर है, ये तीनों चारों चैप्टर्स जो हैं फिजिक्स के वो पूरे के पूरे 12th में वैसे के वैसे कैरी आउट होते हैं। ये बात अलग है कि 10th में लाइट का सिर्फ पार्टिकल नेचर डिस्कस किया गया है और वेव नेचर के बारे में इतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्लास अगर अपग्रेड होती है तो सिलेबस या फिर जो कंटेक्स्ट है हमारा वो भी कहीं ना कहीं अपग्रेड होगा। ये तो बात हुई साइंस की, खास करके फिजिक्स की अगर मैं बात कहूँ तो। ऐसे ही केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में क्लास 9th में जो हमने पहला टॉपिक्स पढ़े, खासकर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे केमिस्ट्री में, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आगे भी कैरी होता है। कहीं ना कहीं केमिकल इक्वेशंस को बनाना और उनके फॉर्मूले के बारे में समझना, यूनिट मास निकालना, या फिर वैलेंसी को प्रॉपर समझकर किसी भी प्रॉपर कंपाउंड का बिल्कुल एग्जैक्ट फार्मूला लिखना, केमिकल फार्मूला लिखना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम केमिकल जो भी प्रॉपर्टीज़ है या फिर यूँ कहें केमिकल रिएक्शंस को प्रॉपरली स्टडी कर सकें, जो कि फर्दर फिजिकल केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारी बहुत हेल्प करेगा। ऐसे ही अगर हम क्लास 10th के केमिस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जैसे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट है। फिर इसके अलावा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में बताया गया है पीरियोडिक टेबल में। इसके अलावा हमारे पास चैप्टर है जो कि कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड है।
इसमें भी काफ़ी ज़्यादा वास्ट चैप्टर है, अगर देखा जाए तो 11th-12th के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में बताया गया है। इसके अलावा और भी वैसे तो सीखने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मेनली कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आगे के सिलेबस में कैरी आउट होते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट +1 +2 में साइंस पढ़ना चाहता है तो, क्योंकि साइंस अगर वो पढ़ता है तो चॉइसेस दो हैं, मैथ्स या फिजिक्स और केमिस्ट्री तो कॉमन होगा, मैथ्स बायो में से कोई एक। अल्टीमेटली अगर वो मैथ्स या बायो कोई भी पढ़ता है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का उससे पीछा नहीं छूटेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाय द वे 11th क्लास की फिजिक्स पढ़ने के लिए भी अगर इम्पॉर्टेंटली कहा जाए या क्योर्ड मार्क कहा जाए तो कहीं ना कहीं हमारा जो मैथ्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायो वाले बच्चों के लिए मेरा खुद का ऐसा मानना है थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको मैथ्स के इक्वेशन सॉल्व करने की आदत नहीं होती और या फिर उनको फॉर्मूले लर्न नहीं होते, तो कहीं ना कहीं इस बात का इशू होता है। तो बेहतर रहेगा कि अगर हम अर्ली क्लासेस से ही इन बातों का ध्यान दें और कहीं ना कहीं अपने दिमाग में एक गोल सेट रखें कि आगे जाकर हमें पढ़ना क्या है। अगर साइंस पढ़ना है तो उसके लिए शुरू से ही उस हिसाब से प्लान करें खुद को, और अगर और सब्जेक्ट्स आर्ट्स या कॉमर्स पढ़ना है तो उसके लिए उस हिसाब से प्लान करें। लेकिन अल्टीमेटली 10th तक वैसे तो सभी सब्जेक्ट्स में बैलेंस बना के रखना होता है, लेकिन फिर भी ज़रूरी है कि साइंस के पर्पज़ से हम इन चीज़ों पर ध्यान दें। आज यही जानकारी आप लोगों से शेयर करनी थी। लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। आप सबों का शुक्रिया, धन्यवाद।